प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अगर अभी तक आप लोग पीछे का क्लास, जो न्यू व्यूवर्स है, अगर पीछे का क्लास नहीं देखे तो आप लोग पीछे का क्लास देख लीजिए। फिर जिस सीरीज में हम लोग आगे बढ़े तो आपको उससे बहुत ही समझ में आएगा कि अब यहाँ तक जो पहुँचे तो उसके पीछे क्या है। नहीं, क्योंकि अगर आप पीछे वाला नहीं देखेंगे और इसी क्लास को देखेंगे तो थोड़ा आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, तो आइए हम अब शुरू करते हैं मैसूर एवं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आप लोग क्या पढ़े थे थोड़ा सा मैसूर और थोड़ा सा मैसूर के बारे में? क्योंकि आप लोग खुद से बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमको पूरा विश्वास है कि आप जब उसको पढ़ते होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता होगा। इसीलिए उसको जरूर पढ़िए। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अब हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे पीछे? हाँ, हम लोग पीछे बक्सर के युद्ध तक पढ़ चुके थे। बक्सर का युद्ध, बक्सर का संधि, कैसे बक्सर में, अवध में फिर मुगल बादशाह के द्वारा संधि होता है, और उसके बाद हम लोग क्लाइव के नेतृत्व में क्या क्या हुआ, हम लोग ये भी पॉइंट देख चुके थे। ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में हम बताए थे। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं। ये मैसूर राज्य का उदय इस प्रकार से होता है। इसको बस छोटा सा हम समझेंगे बस कि मैसूर में एक वडियार वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, वडियार वंश का। और ये वडियार वंश का यहाँ पे जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, जो शासक था वो धीरे धीरे यहाँ पर कमज़ोर शासक आना शुरू हो गया। जो राज्य सत्ता था वो कमज़ोर धीरे धीरे होते चला गया। प्रशासन व्यवस्था भी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। तो इसका एक राजा आया, कृष्णराज। ठीक है, तो कृष्णराज लिख दिए थे। ठीक है, तो कृष्णराज का जब शासक आया तो ये कैसा था? ये कमज़ोर था, अयोग्य था। ठीक है, जब कमज़ोर होगा कोई भी व्यक्ति और अयोग्य होगा तो आपको खुद पता है कि किस तरीके से उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। आप लोग में से भी कोई कमज़ोर है, अयोग्य है, तो हम सब में से जहाँ पर कोई कमज़ोर, या आप लोग बहुत स्ट्रांग है नहीं, फिर भी अगर किसी जगह पे कमज़ोर है ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि वो जानेगा कि यहाँ इस पॉइंट पे यह बंदा कमज़ोर है, तो वहाँ पे आपका अच्छे से फ़ायदा उठा लिया जाएगा। तो जब ये कृष्णराज वडियार वंश का राजा था, वडियार वंश का शासक था, ये जब कमज़ोर हृदयोग और सत्ता व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाने लगा तो इसी का मौका देख करके हैदर अली क्या था? सेना में प्रमुख था। वडियार वंश के सेना में इस वक्त कृष्णराज के जो शासन काल चल रहा है, इसके शासन समय में हैदर अली जो था वो सैनिक था, एक मामूली सा सैनिक था। और ये देखा कि अभी हमारे राजा साहब क्या हो गए हैं? कमज़ोर हो गए हैं। अभी इन पर हम चढ़ाई कर सकते हैं। और कोई भी यह काम तभी कर सकता है जब उसका एक वेल प्लान्ड हो। याद रखिए, हम आज सोचे कि अच्छा देखिए आज हम कुछ कर लेंगे, उससे नहीं होगा। अगर आप लोग ही पढ़ते हैं तो आपके पास पूरा स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। जब आपके पास ये होता है कि हमको एक हफ्ते में इतना कुछ पढ़ लेना है, 2 हफ्ते में, 1 महीना मेरा ये होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम तक आते आते अपने सब कुछ को कवर कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर इस तरीके से पढ़ाई नहीं करता है, एक टाइम टेबल मैनेज करके नहीं पढ़ता है, उसके पास एक रूटीन नहीं होता है कि उसको कैसे पढ़ना है, उस चीज़ को कब पढ़ना है, फिर देखेंगे कि कभी अगर वो पढ़ना सिंधु सभ्यता, आज वो सिंधु सभ्यता पढ़ना शुरू किया है, आप उससे 2 महीने बाद मिलिएगा, फिर वो पढ़ाई शुरू करा, वो उस समय भी सिंधु सभ्यता ही पढ़ रहा है। 6 महीने बाद मिलेगा, वो उस समय भी सिंधु सभ्यता ही पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका क्रम टूटते जाता है। कभी ये पढ़ लेता है, कभी वो पढ़ लेता है, फिर उसको समझ भी नहीं आता है। तो इसलिए इस पर जब अपना कृष्णदेव राज को कमज़ोर देख कर कृष्णराज को ये जब इस पर चढ़ाई करता है तो ये वेल प्लान्ड होगा, पहले से इसके बारे में सोचा होगा, सत्ता व्यवस्था को पूरे नज़दीकी से देख रहा है, जान रहा है, अवसर के तलाश में होगा कि उचित समय मिलते ही हम क्या करेंगे, अपना अधिकार उस पर जमा देंगे। और 1761 ईस्वी में ये क्या करता है, इस पर
1761 ईस्वी पर मैसूर पर अपना सत्ता जमा देता है। और जो ये मैसूर है ना, ये उस समय का वही क्षेत्र है जो आज का हमारा क्या है, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ये केरल है हमारा और ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये उस समय का हमारा अभी केरल तमिलनाडु यही क्षेत्र क्या कहलाता था, पूरी उस वक्त मैसूर कहलाता था। ठीक है, तो 1761 में ये इस पर मैसूर पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है और यह अब यहाँ से अपना शासन व्यवस्था मैसूर पर चलाने लगता है। और ये बहुत ही शक्तिशाली, तो ये जो है हैदर अली, ये मैसूर को बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। इसका सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है, प्रशासन व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहता है, राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है। जब ये सारा चीज़ अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस है कि कोई भी राज्य क्या है, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। और जब कोई भी आगे बढ़ेगा तो उसका कॉम्पिटिटर उसके साथ में ज़रूर खड़ा होगा, और कॉम्पिटिटर भी जो होगा वह भी उसको क्या चाहेगा, पीछा करना चाहेगा। और इस वक्त इसका कॉम्पिटिटर मराठा है, निज़ाम है। तो मराठा हमेशा ही चाहेगा कि मैसूर पे वो आक्रमण करे, क्योंकि इस समय तक मराठा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है। महाराष्ट्र, ये गुजरात वगैरह क्षेत्र में बहुत ही इस समय तक शक्तिशाली बन चुका है। तो मराठा भी इस पे क्या चाहता है बार बार कि मैसूर भी उसके क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि मैसूर इतना विकास कर रहा है, वहाँ राजस्व व्यवस्था इतने अच्छे से चल रहा है, राजा समृद्ध है, विकास मतलब राज्य समृद्ध है। तो ऑब्वियसली है कि मराठा चाहेगा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाए। तो एक कॉम्पिटिटर आपका खड़ा हो जाता है। आप ये खुद में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए, हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं ना, तो आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचे अगर बोरियत है ये, आप उसको अगर अपने में ढालते चले जाएंगे तो आपको सारा एग्जाम्पल दिखने लगा, अच्छा ये उस टाइम पे इस तरीके से हो रहा था, लेकिन आज के टाइम पे भी ये कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन जो व्यवस्था है वो आज के तौर पे हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है। तो वो उस टाइम का चीज़ है, वो जो वहाँ का आप देखे हैं कितना ही सफाई के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता कितना ही अच्छा रहा है, किस तरीके से सुव्यवस्थित रहा है उसका नगर नियोजन, जो आज भी हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब बड़े बड़े शहरों में कुछ हद तक हमारा नगर व्यवस्था जो है वो थोड़ा सही हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा है उस समय की चीज़ को आज से टैली करके। तो आज आप लोग भी जब इस चीज़ को टैली नहीं करेंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मराठा, इसका महत्व बहुत ही बड़ा, ये उभरता हुआ इसको टक्कर देने वाला हो जाता है। उसका निजाम और अंग्रेज़ तो था ही इस वक्त। तो ये सभी जो है इसके इतने अच्छे साम्राज्य विस्तार से, इसके अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से जो ये राज चला रहा है, ये सभी लोग को अब क्या हुआ, खटकने लगा। ठीक है, अंग्रेज को भी, मराठे को भी और निज़ाम को भी खटक रहा था कि ये इतना अच्छे से क्यों कर रहा है भाई, इसका क्षेत्र हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यही तीनों का जो महत्वाकांक्षा है, यही आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम बना। तो अगर आपसे कभी पूछता है एग्जाम में कि आंग्ल मैसूर युद्ध के पीछे का क्या कारण था, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि तीनों का उभरता हुआ ये सत्ता इतना मजबूत, इतना अच्छे तरीके से प्रशासन व्यवस्था, राजस्व, हर चीज़ में बेहतर, और जो हमारा मराठा है, निज़ाम है और ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सब इस उभरते हुए सत्ता को पचा नहीं पा रहे थे। इसलिए ये कारण बना हमारे यहाँ आंग्ल मैसूर युद्ध का, यही इसका परिणाम है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो इसमें हम लोग 4 युद्ध के विषय में पढ़ते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार हुआ है। अब हम उसी को देखेंगे कि प्रथम युद्ध में कौन जीता, दूसरे युद्ध में कौन, और धीरे धीरे करके कौन जीता। तो प्रथम युद्ध जो लड़ा गया वो 67 से 69, क्योंकि 61 से 67 तक हैदर अली ने अपने साम्राज्य को अच्छे से विस्तार कर लिया था। तो अब ये पूरा उभरता हुआ एक सितारा था जो अब सबको दिख रहा था सिर्फ चमकते हुए। अब इस चमकते हुए सितारे को सभी बुझाना चाह रहे थे ये तीनों। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये युद्ध हुआ और ये
69 में ये युद्ध समाप्त हुआ मद्रास की संधि करके। ठीक है, ये युद्ध समाप्त हुआ 69 में। देख रहे उस बीच में चला तो एक संधि होता है। कौन सा संधि? आप ये सब एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आपसे मैच करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछेगा कि मद्रास की संधि किसके बीच में, किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो मद्रास का संधि होता है। युद्ध कुछ निर्णायक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि युद्ध एक तरीके से कह सकते हैं बराबरी पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, युद्ध बराबरी पर, निर्णायक युद्ध नहीं होता है कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी युद्ध बराबरी पे होता है तो हम पहले भी बोले थे कि मज़ा नहीं आता है। मज़ा तो तब आता है जब कोई जीत रहा हो और कोई हार रहा हो। जीतने वाले को मज़ा आता है, हराने वाले को। तो युद्ध बराबरी पे होगा तो याद कि हमेशा ही दूसरा युद्ध होगा, क्योंकि इससे संतुष्ट होने वाले नहीं है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसलिए तो युद्ध बराबरी पे होता है। इसे पता नहीं चल पाता है कि मैसूर जीते कि अंग्रेज जीते। ठीक है, ये क्लियर नहीं होता। तो ये क्या होता है, कभी जो है प्रथम युद्ध में कभी अंग्रेज, ठीक है, प्लस मराठा और प्लस निजाम, ये तीनों मिल करके किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ कभी लड़ता है। और कभी क्या होता है, कभी मैसूर, मराठा और निजाम, ये तीनों मिल करके किसके खिलाफ लड़ता है? अंग्रेज के खिलाफ लड़ता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है कि मराठा और निजाम को यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे या फिर मैसूर का साथ दे, क्योंकि इसको बाहर वाले को समझ में ना, बाहर वाले का साथ दे, घर वाले का साथ दे। सबसे बड़ा हमारे देश में, हम पहले भी अभी जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन तो उसमें आपको और भी बहुत कुछ समझ में आएगा। हमारे देश में एकता का बहुत कमी था और एक राजवंश दूसरे राजवंश पे हमेशा चढ़ाई करना चाहता था और दूसरे को हराना चाहता था। वो एक दूसरे से किसी में भी मेल नहीं था, किसी में भी राष्ट्रीय का ऐसा भावना नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सब कोई अपने ही क्षेत्र के विषय में सोचता था। यही कारण था कि नहीं तो मराठा और निजाम अगर देख रहा है कि मैसूर इतना अच्छा शक्तिशाली है और इतना अच्छे से इसका सारा व्यवस्था चल रहा है, तो हमको क्या चाहते हैं, अंग्रेज जो बाहर का आया है हम उसको साथ दे करके क्यों इसके खिलाफ लड़ेंगे? तो नहीं, लेकिन और अंग्रेज का तो काम ही था, पता ही आपको, डिवाइड एंड रूल। तो ये बांटो और फिर राज करो बस। क्योंकि ये याद रखिए, ये कभी भी सिर्फ व्यापार करने नहीं आया था। अगर ये सिर्फ व्यापार करने आया होता तो ये यहाँ पर साम्राज्यवादी का जो है ना वो नहीं अपनाता। जो ये, क्योंकि अगर सिर्फ व्यापार करता आता चला जाता, लेकिन यहाँ पर इसका तो सिर्फ व्यापार के अलावा यहाँ शासन व्यवस्था भी चलाना इसको था, अंग्रेज को। इसलिए ये एक को दूसरे से लड़ा रहा था, तभी तो इसको फ़ायदा होगा अंग्रेज को। और अगर ये लोग को ये लग रहा है कि ये इससे कभी नहीं लड़ेगा अंग्रेज को, तो मराठा का भी ये गलतफहमी दूर हो जाएगा जब हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। तो प्रथम युद्ध में क्या हो रहा है, कभी अंग्रेज जो है वो मराठा और निजाम कभी अंग्रेज के साथ तो कभी मैसूर के साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें समझ में नहीं आता है कि कौन जीता और कौन हारा। और मद्रास की संधि पर युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जब क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक युद्ध होगा, वो होगा द्वितीय युद्ध। अब आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध कब होगा? आंग्ल मराठा नहीं, आंग्ल मैसूर का, अभी हम लोग मैसूर से पढ़ रहे हैं। तो द्वितीय युद्ध 80 से 84 में होगा। ठीक है, द्वितीय, ये सब एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी युद्ध में हैदर अली क्या होगा, मारा जाएगा। ठीक है, द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। हैदर अली अब जब हैदर अली चल बसेंगे 1782 में मृत्यु हो जाती है, तब युद्ध किसके अंदर आ जाएगा? तब युद्ध आ जाएगा टीपू सुल्तान के अंदर, क्योंकि इसका उत्तराधिकारी कौन है? हैदर अली का टीपू सुल्तान है। तभी क्योंकि ये तो जब 80 से 84 चला है और 82 में ही ये मर गया है हैदर अली, तो अब युद्ध आ जाएगा। युद्ध किसके नियंत्रण में लड़ा जाएगा? टीपू सुल्तान के नियंत्रण में लड़ा जाएगा युद्ध। लेकिन इस युद्ध में भी
कुछ खास नहीं देखते मिलता है, क्योंकि इस समय टीपू सुल्तान आया है, अभी संभाल ही रहा है, तो ये उतना भी युद्ध करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसको पता है कि युद्ध करेंगे तो युद्ध में फिर खर्च भी होगा, राजस्व का खर्च होगा युद्ध में।